अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टीचिंग मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। देखें, इससे पहले हमने एक और मेथड डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट जो हैं वो उनको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम असाइन की जाती थी और वो उसका सलूशन आइडेंटिफाई करते थे। जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जो टीचर है वो ऐसी एक एक्टिविटी असाइन करता है अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, जिसको वो थ्रू इंक्वायरी, थ्रू रिसर्च, थ्रू आप उसको कह सकते हैं कि एक सॉलिड प्लानिंग, और उसके बाद जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो फिर फाइनली उसको वो प्रेजेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट नेचर्स के हो सकते हैं। मसलन कुछ सब ऐसे हो सकते हैं जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। इसी तरह कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं। अब इन जो एक्टिविटीज़ या मसलन जो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये टीचर इसलिए बच्चों को असाइन करता है ताकि बच्चों में जो टीम वर्क है उसको डेवलप किया जा सके, उनके अंदर रिसर्च स्किल्स को डेवलप किया जा सके, वो टाइम मैनेजमेंट को जो है वो सीख सकें और इसी तरह उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको एनहेंस किया जाए। तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक बेसिक थीम है कि बच्चों को एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज कर दिया जाए जो या तो एक वीक की हो या 15 डेज़ की हो या 1 मंथ तक भी आप उसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ से एक बेसिक डिफरेंस आपके पास आएगा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में हम इतना ज़्यादा टाइम बच्चे को नहीं देते बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इसमें जो लर्नर होता है उसको ज़्यादा टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो टीम है उसके साथ अच्छे तरीके से कोलैबोरेट कर सके। दूसरा डिफरेंस जो पाया जाता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में वो ये है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में जो पॉसिबल है कि जो लर्नर है वो अकेला ही उस प्रॉब्लम का सलूशन आइडेंटिफाई करे। लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है उसके अंदर ग्रुप ऑफ लर्नर जो है वो काम कर रहा होता है। मसलन 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर उनको सजेस्ट नहीं किया जाता। और लिहाजा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे रिसर्च स्किल्स आती हैं, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है बच्चों के अंदर और क्रिएटिविटी की तरफ वो चले जाते हैं। अगर हम इसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका मेरिट में जो पॉइंट शामिल है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। यानी प्रोजेक्ट ऐसी ही चीज़ों के ऊपर बनाए जा सकते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर नज़र आ रही है। यानी जो मौजूदा हमारा जो मुआशरा है उसके अंदर जो मसाइल, जो मामलात हम देख रहे हैं उसी हिसाब से बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। जब भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी असाइन होती है तो बच्चे उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को इंगेज रखते हैं। तो कोलैबोरेशन जो बच्चों की फूस्टर होती है। ज़ाहिर है जब बच्चे आपस में टीम वर्क की सूरत में काम करेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये होगा कि बच्चे एक दूसरे के साथ जो है वो एज अ टीम के तौर पे काम करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए चूँकि यहाँ पे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंस के साथ खुद से डिसीजंस लेते हैं, खुद से प्रॉब्लम का सलूशन आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो लिहाजा क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप होगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है बच्चों की। इंट्रिंसिक मोटिवेशन से मुराद ये है कि जो बच्चों के अंदर से यानी इनर ड्राइव जो होती है बच्चों की, खुद किसी चीज़ को दिल से करना, कोई बैरूनी दबाव नहीं होता। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे खुद अपनी मेहनत से लगन से
कर रहे होते हैं। इससे जो क्रिएटिविटी है वो हम इनकरेज कर सकते हैं लर्नर्स की, चूँकि जब वो एक प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होते हैं तो उनको न्यू सिनेरियोज़ भी उनके सामने ओपन होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, चूँकि यहाँ से बच्चा जो भी लर्न करेगा वो पूरी ज़िंदगी उसकी जो है वो यानी उसकी मेमोरी में रहेगा और वो चीज़ उसकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। अगर हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स की बात करें तो अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग है, ये जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनको उनकी जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनको एनहेंस करने के लिए इस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसके कॉन्स की तरफ आएँ यानी डीमेरिट्स की तरफ आएँ, तो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। असेसमेंट चैलेंजेस आ सकते हैं, हर एक प्रोजेक्ट को असेस करना टीचर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लैक ऑफ कंट्रोल, कि जो टीचर है वो हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमारे पास जो असेसमेंट के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम तो प्रोजेक्ट मेथड की प्रोग्रेस को कभी भी असेस नहीं कर सकते। फिर इसी तरह रिसोर्स इंटेंसिव मेथड है, इसमें हमें एडिशनल रिसोर्सेज मटेरियल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दरकार होता है, जबकि हमारे जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी वजह से हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इससे मुराद ये है कि जब भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी होती है सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते, चंद एक स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो बाकी उनकी कामयाबी के लिए दुआई कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ज़ाहिर है जब आप एक प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है प्रोजेक्ट किसी तरह कंप्लीट हो, तो उसके जो चेंज आपको नज़र आ रही होती है आप उस चेंज को नेगलेक्ट कर रहे होते हैं या उस चेंज के खिलाफ मज़ामत कर रहे होते हैं। तो करिकुलम के साथ इसकी जो अलाइनमेंट है वो मुश्किल हो जाती है कि आपके करिकुलम के एसएलओज़ कुछ और कह सकते हैं, जबकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके जो आउटकम्स हैं वो आपके उन एसएलओज़ के साथ में भी उनकी अलाइनमेंट ना हो। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। अ, चंद ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप इस मेथड को फिजिबल समझ सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।